गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त आपके अपने चैनल आर्यम क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक पर वीडियो अपडेट की थी। आज हमने उसके सारे डिटेल्स के साथ अपनी वीडियो में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को पहले समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि, जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आंका गया है, के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप के सामने आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, यह बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। उसे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए वह इसकी तह तक नहीं जाता है। लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, यह बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। उसे यह शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए वह इसकी तह तक नहीं जाता है। लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल संसार को इससे कोई खतरा नहीं है। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचलित शब्द नहीं है और भाग दौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका अधिक कोई मतलब नहीं है। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही हैं। इसको 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण को जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सामान्यतः अत्यधिक सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक सर्द मौसम में खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन पौधों को कांच के एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के बर्तन में ग्रीन हाउस गैस भर दी जाती है। यह गैस सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी सोख लेती है और पौधों को गर्म रखती है। ठीक यही प्रक्रिया पृथ्वी के साथ होती है। सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी कुछ मात्रा को पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। इस प्रक्रिया में हमारे पर्यावरण में फैली ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर इन गैसों का अस्तित्व हमारे में न होता तो पृथ्वी पर तापमान वर्तमान से काफ़ी कम होता। ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपने सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ी है। वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और तापमान वृद्धि में गहरा संबंध
बताया जा रहा है। सन 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई, द इनकन्वीनिएंट ट्रूथ। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म तापमान वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन पर केंद्रित थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे और इस फिल्म का निर्देशन डेविड गुमहेन ने किया था। इस फिल्म में ग्लोबल वार्मिंग को एक विभीषिका की तरह दर्शाया गया, जिसका प्रमुख कारण मानव गतिविधि जनित कार्बन डाइऑक्साइड में थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे और इस फिल्म का निर्देशन डेविड गुनहेम ने किया था। इस फिल्म में ग्लोबल वार्मिंग को एक विभीषिका की तरह दर्शाया गया, जिसका प्रमुख कारण मानव गतिविधि जनित कार्बन डाइऑक्साइड गैस माना गया। इस फिल्म को संपूर्ण विश्व में बहुत सराहा गया और फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। यद्यपि ग्लोबल वार्मिंग पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य जारी है, मगर मान्यता यह है कि पृथ्वी पर हो रहे तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन है, क्योंकि मानव गतिविधि जनित है। इसका प्रभाव विश्व के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी पड़ रहा है। सन 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय दल इंटरनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया था। सन 2007 में इस अंतरशासकीय दल और तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे को शांति का नोबेल दिया गया। आईपीसीसी वस्तुतः एक ऐसा अंतरशासकीय वैज्ञानिक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सभी सामाजिक आर्थिक जानकारी को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण करता है। आईपीसीसी का गठन सन 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के दौरान हुआ था। यह दल खुद शोध कार्य नहीं करता और न ही जलवायु के विभिन्न कारकों पर नजर रखता है। यह दल सिर्फ प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों के आधार पर जलवायु को प्रभावित करने वाले मानव जनित कारकों से संबंधित राय को अपनी रिपोर्ट्स के जरिए सरकारों और आम जनता तक पहुंचाता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार मानव जाति ग्रीन हाउस गैसें वर्तमान में पर्यावरण में हो रहे तापमान वृद्धि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव जाति कार्बन उत्सर्जन का है, जबकि यू.आर. राव अपने शोध के आधार पर कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में 40% योगदान तो सिर्फ कॉस्मिक विकिरण का है। इसके अलावा कई अन्य कारक भी हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है और उन पर शोध कार्य जारी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसरो के पूर्व चेयरमैन और भौतिकविद प्रोफेसर यू.आर. राव शोध पत्र में लिखते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आपतित हो रहे कॉस्मिक विकिरण का सीधा संबंध सौर क्रियाशीलता से होता है। अगर सूर्य की क्रियाशीलता बढ़ती है तो ब्रह्मांड से आने वाला कॉस्मिक विकिरण निचले स्तर के बादलों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस बात की पेशकश सबसे पहले स्वेंसमार्क और क्रिस्टेंसन
नामक वैज्ञानिकों ने की थी। निचले स्तर के बाद सूरज से आने वाले विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, जिस कारण से पृथ्वी पर सूरज से आने वाले विकिरण के साथ आई गर्मी भी परावर्तित होकर ब्रह्मांड में वापस चली जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सन 1925 से सूरज की क्रियाशीलता में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर आपतित होने वाले कॉस्मिक विकिरण में लगभग 9% कमी आई है। इस विकिरण में आई कमी से पृथ्वी पर बनने वाले खास तरह के निचले स्तर के बादलों के निर्माण में भी कमी आई है, जिससे सूरज से आने वाला विकिरण सोख लिया जाता है। और इस कारण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। प्रोफेसर राव के निष्कर्ष के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में इस प्रकार का 40% योगदान है, जबकि कॉस्मिक विकिरण संबंधी जलवायु ताप की प्रक्रिया मानव गतिविधि जनित नहीं है और न ही मानव इसे संचालित कर सकता है। इस तरह यह शोध आईपीसीसी के इस निष्कर्ष का खंडन करता है कि ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव का है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के अन्य कारकों का अध्ययन किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग में मानव गतिविधियों का योगदान आईपीसीसी की रिपोर्ट की अपेक्षा बहुत कम होगा। प्रोफेसर राव के इस शोध पत्र के प्रकाशन के ठीक 2 दिन बाद विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिक जनरल नेचर में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के प्रोफेसर एंड्रयू शेफर्ड का शोध पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया कि ग्रीनलैंड की बर्फ को पिघलने में उस समय से कहीं अधिक समय लगेगा जितना कि आईपीसीसी की चौथी रिपोर्ट में कहा गया है। एंड्रयू शेफर्ड ने अपने सी की चौथी रिपोर्ट में कहा गया है, एंड्रयू शेफर्ड ने अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि ग्रीनलैंड की बर्फ अपेक्षाकृत सुरक्षित है, उसे पिघलने में काफ़ी वक्त लगेगा। सन 1999 में डॉक्टर वीके रैना ने अपने शोध के दौरान पाया था कि हिमालय ग्लेशियर भी अपेक्षाकृत सुरक्षित है। हालांकि प्रोफेसर राव के इस शोध के प्रमुख आधार कॉस्मिक विकिरण और निचले स्तर के बादलों की निर्माण प्रक्रिया के बीच के अंततः संबंधों पर कुछ वैज्ञानिकों ने इस दिशा में शोध भी किए, मगर अब तक अंतरिक्ष में पृथ्वी पर आपतित हो रहे कॉस्मिक विकिरण और पृथ्वी पर निचले स्तर के बाद बादलों के निर्माण के अंतः संबंधों पर विश्व के सभी वैज्ञानिकों के आम सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि इस पूरे मुद्दे पर सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन CERN के लार्ज हैड्रोन कोलाइडर की सहायता से वैज्ञानिकों ने प्रयोगों की एक श्रृंखला संपन्न करने का निर्णय लिया है। यह प्रयोग भी हाल ही में प्रारंभ हुआ है।
और ऐसी आशा है कि परिणाम आने जल्द शुरू हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को क्लाउड कॉस्मिस लिविंग आउटडोर का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में कॉस्मिक विकिरण का पृथ्वी पर बादलों के बनने की प्रक्रिया का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव आदि से एक श्रृंखला आदि से है। इस प्रोजेक्ट में कॉस्मिक विकिरण का पृथ्वी पर बादलों के बनने की प्रक्रिया पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव आदि संबंधित विषयों पर अध्ययन और शोध किया जा रहा है। जलवायु विज्ञान के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि जलवायु से जुड़े मुद्दों पर उच्च ऊर्जा कण का त्वरक, हाई एनर्जी पार्टिकल एसिलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रयोग के संपन्न होने के बाद इस पूरे विषय पर हमारी समझ और विकसित होगी। घातक परिणाम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। दुनिया के हिस्सों में माफ़ कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में बिछी बर्फ़ की चादरें पिघल जाएंगी। समुद्र का जल स्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा। समुद्र के इस बर्ताव से दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे। भारी तबाही मचेगी। यह तबाही किसी विश्व युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद होने वाली तबाही से भी बढ़कर होगी। हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी यह स्थिति बहुत हानिकारक होगी। जागरूकता, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जागरूकता सबसे ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही इससे लड़ा जा सकता है। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायनों में ग्रीन बनाना होगा। अपने कार्बन फुटप्रिंट्स, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को मापने का पैमाना को कम करना होगा। हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस की गैसों के उत्सर्जन को हम एक सारणी में समझते हैं। उसे एक रेशियो में रखा गया है। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और आगे सारणी को देखा जाए और समझा जाएगा। माना जा रहा है कि इसकी वजह से उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में नमी बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में भी इतनी गर्मी पड़ेगी जितनी कभी इतिहास में नहीं पड़ी।
इस वजह से विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां पैदा होंगी। हमें ध्यान में रखना होगा कि हम प्रकृति को इतना नाराज न कर दें कि वह हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर ही आमदा हो जाए। हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। आज हर व्यक्ति पर्यावरण की बात करता है, प्रदूषण से बचाव के उपाय सोचता है। व्यक्ति स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में रहने के लिए अधिकारों के प्रति सजग होने लगा है और अपने दायित्वों को समझने लगा है। वर्तमान में विश्व ग्लोबल वार्मिंग के सवालों से जूझ रहा है। इस सवाल का जवाब जानना वार्मिंग के सवालों से जूझ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग और खोजें हुई हैं। उनके अनुसार अगर प्रदूषण फैलाने की रफ्तार इसी तरह बढ़ती जाएगी तो अगली 2 दशकों में पृथ्वी का औसत बिगड़ जाएगा, जिससे मानव जीवन पर संकट आ जाएंगे। विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग और खोजें हुई हैं। उनके अनुसार अगर प्रदूषण फैलने की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो अगले 2 दशकों में धरती का औसत तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ेगा, जो मानव जीवन के लिए चिंताजनक विषय होगा। तापमान की इस वृद्धि से विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पेड़ पौधों में भी इसी तरह का बदलाव आएगा। सागर के आसपास रहने वाली आबादी पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। जल स्तर ऊपर उठने के कारण सागर तट पर बसे ज़्यादातर शहर इन्हीं सागरों में समा जाएंगे। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जलवायु में बिगाड़ का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुपोषण और विषाणु जनित रोगों से होने वाली मौतों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। सारणी 1 में विभिन्न कारणों से एवं विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सारणी की तरफ और सारणी में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बारे में देखते हैं और उन्हें समझते हैं। तो आइए सारणी की शुरुआत करते हैं। सारणी 1 ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। पावर स्टेशन से 21.3% गैसों का उत्सर्जन होता है। इंडस्ट्रीज से 16.8% गैसों का उत्सर्जन होता है। यातायात और गाड़ियों से 14% और वहीं खेती किसानी के उत्पादों से 12.5% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। दोस्तों हम अपनी सारणी में और भी चीज़ों को दर्शाए हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी वीडियो के शुरू होने में। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं सारणी को, कहाँ से कितनी गैसों का उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से 11.3%, रिहायशी क्षेत्रों से 10.33%, बायोमास जलने से 10% और कचरा जलाने से 3.4% गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे हमारे वायुमंडल में
प्रदूषण से खतरा बनते जाता है। तो हमारी सारणी में दर्शाया गया है किन चीज़ों से कितनी गैसें उत्सर्जित होती हैं। आइए आगे देखते हैं। इस परिस्थितिकी इस पारिस्थितिक संकट से निपटने के लिए मानव को सचेत रहने की ज़रूरत है। दुनिया भर की राजनीतिक शक्तियां इस बहस में उलझी हैं कि गर्माती धरती के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। अधिकतर राष्ट्र यह मानते हैं कि उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लेकिन यह सच है कि इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, भुगतना सबको है। यह बहस जारी रहेगी, लेकिन ऐसी कई छोटी पहल है जिनसे अगर हम शुरू करें तो धरती को बचाने में बूंद भर योगदान कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय को देखते हैं दोस्तों। इससे बचाव के उपाय को हम देखेंगे और समझेंगे। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे CFC गैसें कम निकलती हो। जी दोस्तों, हमें फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर इन मशीनों का इस्तेमाल ना करते हुए CFC गैसों का उत्सर्जन जिनसे कम हो उनका इस्तेमाल किया जाना ही उचित है। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक है और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगल के संरक्षण पर बल देना होगा। अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा, यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन बिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है तथा साथ ही जंगलों में आग लगने पर रोक लगानी होगी। जी दोस्तों, वीडियो में यहीं तक था। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि घर में कहीं पर भी पौधों को लगाया जाए, जंगलों के पेड़ों को ना काटा जाए, धुएं
वाली चीज़ों का कम उपयोग किया जाए, फार्मो फैक्ट्रियों में प्रदूषण मुक्त, धुआं मुक्त चिमनियों का निर्माण कराया जाए, सौर ऊर्जा से जलने वाली लाइटों का इस्तेमाल किया जाए, इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन प्रेस को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा डाली गई नई वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में मिस्टर राहुल यादव जी द्वारा कमेंट किया गया कि सर आप ग्लोबल वार्मिंग की पूरी डिटेल्स को डालिए और कोरोना वायरस पर वीडियो बनाइए। तो मिस्टर राहुल यादव, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि कोरोना वायरस पर वीडियो बनाऊं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।